यहाँ एक रोमांटिक कहानी की शुरुआत है जिसे आप अपनी रचनात्मक दृष्टि के अनुसार आगे बढ़ा सकते हैं। यह कहानी दो किरदारों आरव और मीरा के इर्द गिर्द घूमती है जो एक पुरानी किताबों की दुकान में मिलते हैं। उपन्यास कागज के फूल। अध्याय एक बारिश और एक अजनबी। दिल्ली की एक घुमावदार गली में बसी किताबघर सिर्फ एक दुकान नहीं थी बल्कि एक दुनिया थी। कागज की महक और अनोखी कहानियों से भरी दुनिया। उस शाम बारिश हो रही थी और आरव अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट पर बैठा था, हाथ में कॉफी का कप और आंखों में एक खालीपन। वह एक लेखक था पर पिछले कुछ हफ्तों से उसके शब्द कहीं खो गए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और बारिश की बौछार के साथ एक लड़की अंदर आई। उसके बाल बारिश में भीगे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपना छाता एक कोने में रखा और सीधे पुरानी कविताओं वाले सेक्शन की ओर बढ़ गई। आरव की नजरें अनजाने में ही उसका पीछा करने लगी। लड़की मीरा थी, एक आर्टिस्ट जो अपनी प्रेरणा अक्सर पुरानी चीजों और भूली बिसरी जगहों में ढूंढती थी। उसने एक किताब निकाली और वहीं जमीन पर बैठ गई, अपनी स्केचबुक खोलकर कुछ बनाने लगी। और तब आरव की जिज्ञासा बढ़ गई। वह धीरे से उठा और ऐसे दिखाने लगा जैसे वह भी उसी सेक्शन में कोई किताब ढूंढ रहा हो। उसने छिपकर देखा, मीरा अपनी स्केचबुक में उसी दुकान पर। आरव उसके हुनर को देखकर इतना खो गया कि उसके हाथ से एक किताब फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। धम्म। मीरा ने चौंक कर ऊपर देखा। दोनों की नजरें मिली एक पल के लिए। वहां सिर्फ खामोशी, बारिश की आवाज और दो अजनबी आंखें थी। माफ कीजिए, आरव ने झिझकते हुए कहा। मीरा मुस्कुराई। कोई बात नहीं, लगता है मुंशी प्रेमचंद आपसे नाराज हो गए। आरव ने नीचे देखा, उसके हाथ से प्रेमचंद की कविताओं की किताब गिरी थी। वह भी मुस्कुरा दिया। शायद उन्हें मेरा इस तरह छिपकर आपकी कलाकारी देखना पसंद नहीं आया। उस एक पल ने उन दोनों के बीच की दीवार को गिरा दिया। उन्होंने बातें शुरू की, किताबों के बारे में, कला के बारे में और दिल्ली की बारिश के बारे में। आरव को महसूस हुआ कि उसके खोए हुए शब्द शायद उसे मिल गए थे और वे शब्द एक नाम की तरह लग रहे थे, मीरा। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी लेकिन किताब घर के अंदर दो लोगों के लिए एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 2। स्याही और स्केचबुक। उनकी बातें बारिश की बूंदों की तरह हल्की और सुकून देने वाली थीं। आरव को पता चला कि मीरा एक आर्ट गैलरी में काम करती है और अपनी कला के लिए पुरानी दिल्ली की गलियों में कहानियां खोजती है। वहीं मीरा ने जाना कि आरव एक उपन्यासकार है जो अपनी अगली कहानी के लिए प्रेरणा की तलाश में है। तो आप कहानियां लिखते हैं? मीरा ने अपनी स्केचबुक बंद करते हुए कहा। अध्याय 3। रंग और अल्फाज। उस रात आरव सो नहीं पाया। मीरा का दिया हुआ स्केच उसके सिरहाने रखा था और उसकी आंखें बार बार उसी पर जा टिकती थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सालों से बंद कोई दरवाजा खुल गया हो। उसका लेखक का मन जो अब तक शांत था अब विचारों और कल्पनाओं से भर गया था। अगले दिन उसने लिखने की कोशिश की लेकिन उसके सारे शब्द, सारी कहानियां मीरा के इर्द गिर्द घूम रही थीं। उसने उसके बारे में लिखा, उसकी हंसी, उसकी आंखें और जिस तरह वह बारिश में भीगी हुई किताब घर में दाखिल हुई थी। उसे एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि उसकी खोई हुई प्रेरणा थी। उसे मीरा से दोबारा मिलने की बेचैनी थी लेकिन उसके पास मीरा का फोन नंबर या कोई और संपर्क नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वह एक आर्ट गैलरी में काम करती है। यही एक छोटा सा सुराग उसके लिए उम्मीद की किरण थी। 2 दिन की कश्मकश के बाद आरव ने हिम्मत जुटाई और शहर की आर्ट गैलरी में उसे ढूंढने निकल पड़ा। 2-3 नाकाम कोशिशों के बाद वह आखिरकार रंगशाला नाम की एक छोटी और खूबसूरत गैलरी के सामने पहुंचा। कान के दरवाजे से उसने अंदर झांका और वहां वह थी, मीरा। वह कुछ लोगों को एक पेंटिंग के बारे में समझा रही थी। उसे अपने काम में डूबा हुआ देखकर आरव ने जब वे लोग चले गए तो आरव धीरे से अंदर गया। मीरा ने पलटकर उसे देखा और उसकी आंखों में एक सुखद आश्चर्य की चमक आ गई। आप यहाँ? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज में वही अपनापन था। आपने कहा था कि कहानियां हमारे आसपास होती हैं, आरव ने उसके पास जाते हुए कहा। मैं अपनी कहानी का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। ये सुनकर मीरा का चेहरा खिल उठा। उसने अपनी दुनिया में आरव का स्वागत किया। वह उसे गैलरी की पेंटिंग दिखाने लगी, हर तस्वीर के पीछे की कहानी और कलाकार की सोच के बारे में बताने लगी। आरव खामोशी से सुनता रहा लेकिन उसका मन कला और कलाकार दोनों में खोया हुआ था। उसे हर पेंटिंग में एक उपन्यास और हर रंग में एक कविता नजर आ रही थी। आपकी दुनिया बहुत खूबसूरत है मीरा, आरव ने कहा, रंगों और भावनाओं से भरी हुई। और आपकी दुनिया शब्दों और कल्पनाओं से, मीरा ने जवाब दिया। शायद इसीलिए हमें एक दूसरे की दुनिया इतनी दिलचस्प लग रही है। उस दिन उन्होंने सिर्फ कला के बारे में ही नहीं
बल्कि एक दूसरे के बारे में और भी बहुत कुछ जाना। गैलरी बंद होने का समय हो गया था, लेकिन उनका मन अभी भी बातों में लगा हुआ था। मैं पुरानी दिल्ली की कुछ गलियों पर एक सीरीज बनाना चाहती हूँ, मीरा ने गैलरी का दरवाजा बंद करते हुए कहा, जहाँ वक्त आज भी ठहरा हुआ है। और मैं एक ऐसी कहानी लिखना चाहता हूँ जहाँ दो लोग वक्त को भूलकर एक दूसरे में खो जाते हैं। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या हम साथ में पुरानी दिल्ली चल सकते हैं? आप अपनी तस्वीरें बनाना और मैं अपनी कहानी ढूंढ लूंगा। मीरा ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुरा दी। जरूर इस रविवार, आरव ने दोहराया और उसके दिल को सुकून मिला। यह सिर्फ एक और मुलाकात का वादा नहीं था, यह दो दुनियाओं के एक होने की शुरुआत थी, एक दुनिया रंगों की और दूसरी अल्फाजों की। आइए कहानी को उस खूबसूरत मोड़ पर ले चलते हैं जहां आरव और मीरा की दुनिया एक होने वाली है। अध्याय 4, पुरानी दिल्ली की गलियों में। रविवार की सुबह एक नई चमक लेकर आई आरव और मीरा पुरानी दिल्ली की तंग और हलचल भरी गलियों में थे। यहाँ का हर कोना एक कहानी कहता था, मसालों की तेज खुशबू, फेरी वालों की आवाजें और सदियों पुरानी हवेलियों की खामोश दीवार। लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। उसकी आंखें हर छोटी बड़ी चीज को एक कैनवास की तरह देख रही थी। वह कभी किसी पुराने दरवाजे की नक्काशी को अपनी स्केचबुक में उतारती, तो कभी किसी बच्चे की मासूम हंसी को अपने कैमरे में कैद कर लेती। आरव खामोशी से उसके साथ चल रहा था, लेकिन वह सिर्फ गलियों को नहीं बल्कि मीरा को देख रहा था। वह देख रहा था। वे चलते चलते एक शांत गली में पहुंच गए, जहां एक पुरानी वीरान सी हवेली थी। उसके टूटे हुए झरोखों और फीके पर चुके रंगों में भी एक अजीब सा आकर्षण था। मीरा वहीं रुक गई, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। वह एक चबूतरे पर बैठ गई और उस हवेली का स्केच बनाने लगी। आरव भी उसके पास बैठ गया और अपनी डायरी निकाली। आज उसके पास शब्दों की कमी नहीं थी। उसने लिखना शुरू किया, आज वक्त थोड़ा धीरे चल रहा है, या शायद मैं किसी ऐसे इंसान के साथ हूँ जिसके साथ वक्त ठहर जाए तो अच्छा है। ये पुरानी दिल्ली की गलियां नहीं बल्कि उसकी आंखों की गहराई है, जहाँ मैं खो जाना चाहता हूँ। वह रंगों से तस्वीरें बनाती है और मैं उसके हर रंग पर एक कहानी लिखना चाहता। कुछ देर बाद जब मीरा अपने स्केच में खोई हुई थी, आरव ने हिम्मत करके कहा, क्या मैं तुम्हें कुछ सुना सकता हूँ जो मैंने अभी अभी लिखा है? मीरा ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया। आरव ने अपनी डायरी से वह पंक्तियां पढ़ी। सुनते हुए मीरा की पलकें झुक गईं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यह बहुत खूबसूरत है आरव, उसने धीरे से कहा, लगता है तुम्हें तुम्हारी कहानी मिल गई। कहानी तो नहीं, आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन कहानी की शुरुआत जरूर मिल गई है। मीरा ने अपनी स्केच बुक उसकी ओर घुमाई। उसने सिर्फ हवेली का स्केच नहीं बनाया था, बल्कि उसके एक कोने में आरव को भी बनाया था, जो डायरी में कुछ लिखते हुए मुस्कुरा रहा था। उस स्केच में दो कलाकार थे, एक रंगों का, दूसरा शब्दों का, जो एक ही लम्हे को अपनी अपनी कला में जी रहे थे। शाम ढलने लगी थी। वे पास की एक दुकान पर जलेबी खाने के लिए रुके। गर्म गर्म जलेबियों की मिठास और चाशनी में डूबी उंगली जब जलेबी की प्लेट लेते हुए अनजाने में आरव का हाथ मीरा के हाथ से छू गया, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। वह एक पल का स्पर्श हजारों शब्दों से ज्यादा कह गया। उनके बीच की दोस्ती अब एक नए अनोखे एहसास में बदल रही थी।